तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। आज क्लास 11th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ग्रेविटेशन। भाई पूरा डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ एक चीज़ की कमी होगी यहाँ पे। बता देता हूँ पहले कि यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल नहीं करवाऊंगा। न्यूमेरिकल के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी होगी और तुम बोर हो जाओगे। ठीक है ना। जो वन शॉट बड़ी बड़ी वीडियो आती है ना, वो बस तभी तक काम आती है जब तक हम उसको देखते हैं। देखने के बाद जब छोड़ दोगे ना आप उसको, तो फिर सारी चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाएंगी। तो मैं इसमें बस प्रीफर किया हूँ थ्योरी को और फार्मूले को। अगली वीडियो जो हम मैं लेके आऊँगा, कमेंट करोगे तब लेके आऊँगा, वहाँ पे न्यूमेरिकल करवा दूंगा आपको। ठीक है ना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनना। हो सके तो नोट्स बना लो, ना हो सके तो सेम नोट्स मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पहले से ही टेलीग्राम की दे चुकी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे भाई रेडी हो गए ना। जैसे हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है ना, सबसे पहली चीज़ हमें जो पढ़ना होता है वो क्या पढ़ना होता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक ना। न्यूटन्स ने एक लॉ दिया था ग्रेविटेशन के बारे में। क्या था? सिंपल सोचो, ध्यान सुनना, बाद में यहाँ पे देखना। जैसे उन्होंने बोला ना कि जितने भी, मतलब कि यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल हैं, चाहे मैं हूँ, तुम हो, चाहे कोई सा भी पार्टिकल हो, वह एक दूसरे को ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं। अगर उसका मास है तो हमेशा क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो उन्होंने क्या बताया कि मास दो मास को उसने लेकर समझाया, लेकिन ऐसा दो मास के लिए वैल्यू नहीं है। जितना मास हो, जो भी चीज़ें हों, सबके लिए चीज़ें लागू होती हैं। तो अब देखो यहाँ पे उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मैं दो मास मान लेता हूँ। एक को बोला उन्होंने m1, दूसरे को बोला उन्होंने m2। डिस्टेंस उन्होंने मेजर कर लिया r। फिर उन्होंने क्या बताया भाई? एक्सपेरिमेंटल है। उन्होंने बताया कि जो उनके बीच में एक फोर्स लगता है, उनके मास के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या हमने बोला? मास के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उनके बीच जो डिस्टेंस होती है ना, उसके स्क्वायर के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है यहाँ तक? क्या बोला हमने? मास के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर देखो, यह भी एफ है और ये भी एफ है। जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड को बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या निकल गया? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो अब बताओ कि जब भी हम कभी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई वहाँ पे क्या लेके आते हो आप? कोई ना कोई वहाँ पे कांस्टेंट लेके आते हो। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है। ठीक, यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है। उस कांस्टेंट का नाम भैया जी क्या होता है? उसका नाम होता है, जल्दी बताओ, उसका नाम होता है कैपिटल जी। एक मिनट, क्या नाम होता है? कैपिटल जी। अब कैपिटल जी का पढ़ना पड़ेगा हमको। कैपिटल जी को क्या कहते हो आप? कैपिटल जी को बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स। भाई कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होगी ना उसकी वैल्यू आपको लर्न करना है 6.67 इंटू 10⁻11। साथ ही आपको इसकी यूनिट भी ध्यान देना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। ठीक, तो कैसे लिखोगे भैया? बोर्ड में आएगा न्यूटन से, तो आप बोलोगे, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कि जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के मल्टीपल के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके रेडियस, उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। फिर ये फार्मूला लिख देना आप, और फिर जी की वैल्यू लिखना। जी यहाँ पे है क्या? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू लिखना है यहाँ पे। साथ में अगर डायमेंशन भी उसकी लिख दोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा डायमेंशन। ठीक, डायमेंशन क्या होती है? वो होती है m-1 L³ T⁻²। अगर आप चाहो तो मैं डायमेंशन आपको समझा सकता हूँ, मतलब कैसे निकालोगे। अच्छा चलो ठीक है, मैं इसको बताता हूँ। ठीक है, डायमेंशन को आपको कैसे निकालना है। देखो, अभी आपने एक फार्मूला जो मैंने बताया वो क्या था? एफ कैपिटल जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। यहीं से पढ़ाना। तो सबसे पहले आप क्या करो ना, इसकी यूनिट निकालो। यूनिट, तो यूनिट कैसे निकालोगे आप? इसके लिए क्या करोगे? किसकी यूनिट निकालनी है आपको? इस जी की यूनिट निकालनी है ना। तो जी, तो इसके इस आर को क्या करोगे? इस एफ में आर का स्क्वायर करोगे, नीचे क्या आ जाएगा? m1 और m2। अब फोर्स, यहाँ पे फोर्स की यूनिट क्या होती है पता है आपको? क्या? न्यूटन। ठीक, और रेडियस आर की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर अपॉन में नीचे क्या है? केजी। केजी, तो केजी का स्क्वायर। अब न्यूटन का डायमेंशन अगर आपको याद हो तो मैंने 3 डायमेंशन बता देता हूँ, आपको सीधे याद रखना है। कौन कौन सा? एक तो आप फोर्स का याद रखना। फोर्स का क्या होता है? mL/T⁻²। एक आप वर्क का याद रखना। वर्क का क्या होता है? mL²T⁻²। ठीक, बस ज़्यादातर काम इसी से हो जाएगा। और सिंपल, जिससे वाला वेलोसिटी हुआ तो आप जानते ही हो वेलोसिटी क्या होती है? L⁻⁻1 होती है। ठीक, एक्सेलरेशन की आप जानते हो क्या होती है? L⁻² होती है। ठीक, तो ये कुछ ये जो होती है। अब यहाँ से मैं लिखूँ न्यूटन का फोर्स का, क्या लिखूँगा मैं? यहाँ पे बता दिया मैंने, mL/T⁻²। और यहाँ पे मीटर का क्या हो जाएगा? L²। नीचे क्या आएगा? यहाँ पे केजी का स्क्वायर, मतलब कि m का स्क्वायर। तो यहाँ से एक m घटता हुआ दिखाई दे रहा है। यह m नीचे ऊपर लिख जाओ, क्या आएगा? m⁻⁻1 और L² यहाँ पे एक L की पावर, तो L³ T⁻²।
-2। तो यहाँ से क्या निकाल लिया आप, यहाँ से जी का डायमेंशन आप निकाल लिए क्या, m-1 L³ T⁻²। यहाँ से आप यूनिट भी इसकी निकाल ली। तो इस प्रकार आपको निकालना होता है, ठीक है ना। देख लो वही आएगा यहाँ पे m-1 L³ T⁻², और डायमेंशन तो यहाँ पे दिख रहा है न्यूटन मीटर पर केजी। पर केजी का स्क्वायर होना चाहिए ना, पर केजी का स्क्वायर, हाँ ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आते हैं हम अगली चीज़ पे। अब इसी का एक चीज़ और पढ़ना होता है जिसको हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी जो आपने पढ़ा ना, सेम इसी को आपको वेक्टर फॉर्म में पढ़ना है। वेक्टर फॉर्म में मतलब कैसे, यहाँ पे देखो दो मास हैं, एक हो गया आपका m1, दूसरा हो गया आपका m2। तो mn के यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ ना, एक r1 डिस्टेंस, अच्छा इसको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। r1 जो मैंने बोला ना, इसका नाम क्या होता है, अगर आपको साइंटिफिक भाषा में बोलूँ तो इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे इसकी टेल होती है ना, ये टेल, हाँ टेल, वो बताती है ओरिजिन पॉइंट पे। जहाँ पे हेड होता है वो बताती है हमको क्या, किस चीज़ को इंडिकेट करवा रहे हैं, मतलब इसको बताना होता है। तो यहाँ पे r1 हो गया m1 के लिए, m2 के लिए हमने वेक्टर मान लिया क्या, r2। वेक्टर का रूल होता है एक, अगर मान लो कि एक वेक्टर हमारा है ऐसा, जिसका नाम हो गया ए वेक्टर, इसके हेड पे दूसरे वेक्टर मैंने यहाँ पे उसके ऐसे रख दिया, इसका नाम दे दिया बी वेक्टर, ठीक, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तीसरा वेक्टर मैं यहाँ पे इसके टेल से इसके हेड को मिला रहा हूँ, तो यह जो बन गया ना आपका, यह आर वेक्टर, ये इन दोनों के वेक्टर एडिशन के बराबर होता है, मतलब कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये रूल होता है, मैं मान के चलता हूँ कि आपको इतना पता होगा, चाहे आप बायो बैकग्राउंड से हो, चाहे आप मैथ बैकग्राउंड से हो, आपको यह पता होगा। तो यही यहाँ पे किया है मैंने, क्या किया, इस वेक्टर को और यहाँ पे यह वेक्टर दिख रहा है, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया है, ठीक। तो R2 यह हो गया आपका R2, और ये R12, इन दोनों को हमने ऐड किया, तो यह जो R1 मिला, ये आपका क्या है, रिजल्टेंट है, ठीक है ना, क्या है, रिजल्टेंट। तो आपको R1 मिलेगा रिजल्टेंट। अब हमें बताना है F12। अब देखो यहाँ पे दो टर्म मिलेंगे आपको, एक मिला F21 और एक मिला F12। तो इसको समझो, F21 और F12 का मतलब क्या होता है। जैसे F21 लिखा है ना, इसका मतलब होता है भैया कि F2 के ऊपर एक वाला फोर्स लगा रहा है ना, मतलब कि फोर्स, ठीक है ना, फोर्स लग रहा है किसके ऊपर, दो के ऊपर, फोर्स लग रहा है किसके ऊपर, दो के ऊपर, लगा कौन रहा है, एक वाला। इसको ऐसे आप समझना। तो वही हुआ यहाँ पे, मतलब कि F ये हो गया 21 और एक ये हो गया F12। अब जैसे 21 समझा दिया, अगर आपसे पूछूं कि F12 बताओ तो क्या बताओगे, F12 के लिए बताओ कि भैया 1 वाले पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, 2 वाला लगा रहा है। तो सेम वेक्टर फार्मूला आप देख लो, उसके बाद आपको ये वाला इंडायरेक्टली याद ही करना है भाई, क्या झूठ में ज़्यादा दिमाग लगाऊं, सीधे आपसे क्वेश्चन यहाँ से इस वाले को याद करने के लिए आएगा। तो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पूरा कर लिया। अब मैं बता देता हूँ, अब देखो अगर यह क्वेश्चन आपके 3 मार्क में पूछता है, यह क्वेश्चन अगर मान लो 3 मार्क में आए, तो आप सिंपल इतना लिखोगे, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको मिल जाएगा 3। 5 में पूछे तो वेक्टर ऐड कर देना, इसको भी ऐड कर देना, तो पूरे पूरे आपके यहाँ पे कितने मिल जाएंगे, 5 नंबर, ठीक है ना, पूरे पूरे कितने मिल जाएंगे, +5 मार्क। मतलब कि यह स्लाइड आपका 5 मार्क का है और आता ही आता है क्वेश्चन, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अगली स्लाइड पे आते हैं, ध्यान से देखना अगली स्लाइड पे जी। तो यह है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। कुछ नहीं होती है, जैसे कि अगर जो हमने फोर्स पीछे पढ़ा है ना, फोर्स, उसमें अगर मैं उसके एक मास से डिवाइड कर दूं, जैसे आज हमने बोला एक मास कैपिटल M था और यहाँ पे दूरी पे क्या है, एक स्मॉल m है, तो हम क्या कर रहे हैं ना, पहले F ग्रेविटेशन निकाल रहे हैं, क्या होता है, कैपिटल G m1 m2 अपन में r², यह निकाल लिए। अब यह जो स्मॉल मास दिख रहा है ना, छोटा वाला, इससे अगर मैं डिवाइड कर दूँ, तो यह जो बन गया आपका क्या, Fg बाई स्मॉल m, इसी को बोलते हैं हम क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर ना। बस अब यहाँ से फॉर्मूला आ गया आपका यह वाला, और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फार्मूले का आगे माइनस आता है, ध्यान देना क्या काम करेगा। अब यहाँ पे हमें कुछ केस पढ़ने होंगे ना, यही केस एक बार सॉलिड स्फीयर में लगाना है और एक बार हॉलो स्फीयर में। सॉलिड स्फीयर में देखो, जैसे इस स्फीयर आपको दिख रहा है सॉलिड, इसका मास दे दिया आपको कैपिटल M, इसकी रेडियस दे दिया r। अब एक बार आपको इस पॉइंट, एक पॉइंट कहाँ पे, आउटर, आपके स्फीयर से आउटर है, एक बार इस पॉइंट सेकेंड कहाँ पे है, सरफेस के ऊपर, एक बार इसके अंदर पॉइंट नंबर 3 कहाँ, इनसाइड। इन तीनों जगह पे आपको क्या बतानी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बतानी। अब देखो कैपिटल R से स्मॉल r बड़ा है, मतलब कि आउट में पूछ रहे हैं, तो सिंपल बाहर वाली की रेडियस स्मॉल r अगर दिए हैं, तो कैपिटल G m1 अब m अपॉन में r² कर दोगे, आ जाएगा, जो जितना भी बाहर का रेडियस दिया होगा ना वही हो जाएगा उसका आंसर। और आगे अगर बराबर दे दिए भाई, इसके बराबर दे, सिंपल कैपिटल G m1 अपॉन में r²।
यह याद करना पड़ेगा आपको। अगर अंदर पूछे ना सॉलिड स्फीयर में अगर अंदर पूछे इंटेंसिटी तो कितना होता है, कैपिटल जी एम, और यह जो रेडियस है वो अंदर के रेडियस देंगे, ठीक है ना, इनर रेडियस। और यह कैपिटल आर क्या है, यह है आपकी सरफेस वाली, मतलब कि उसकी रियल वाली, ठीक, सरफेस रेडियस। तो यह फार्मूला आपको, 3 फार्मूले यहाँ पे ध्यान देने। ग्राफ देखो कैसा बनेगा। पहली बात तो जब फार्मूले में सारे फार्मूले में यहाँ पे निगेटिव हैं, सारे फार्मूले निगेटिव हैं, तो पहली बात तो ग्राफ आपका निगेटिव वाले में बनेगा, निगेटिव नीचे बनेगा आपका ग्राफ निगेटिव। अब देखो किसके किस बीच में बनाना है ग्राफ, स्मॉल आर के बीच में और आई के बीच में। किसके बीच में, आई और स्मॉल आर के बीच में। अब यहाँ बताओ कहाँ से स्टार्ट करते हैं, अंदर से स्टार्ट करते हैं, अंदर से। अंदर बताओ कि आई स्मॉल आर के कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रही है ना, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो अंदर तो कैसे ग्राफ पहले स्ट्रेट लाइन आएगा, कहाँ तक आएगा, सरफेस तक। जैसे सरफेस तक ग्राफ आएगा, सरफेस में, यह कहाँ पे आ गया, सरफेस पे, मतलब कि सरफेस पे स्मॉल आर पे डिपेंड ही नहीं करती, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी इंडिपेंडेंट ना, यहाँ पे डिपेंड। उसके बाद हम आ गए कहाँ पे, इधर बाहर आ गए। अब बाहर चलने लगे, जब बाहर चलेंगे तो रेडियस के इनवर्स में चल रही है, तो कैसा एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनता है, मतलब धीरे धीरे क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ऐसा ग्राफ बनता है। यह ग्राफ किसका बना है, जल्दी बताओ। यह ग्राफ बना है सॉलिड स्फीयर का, ध्यान देना, सॉलिड स्फीयर का ग्राफ बना है। अब आगे पढ़ोगे आप हॉलो स्फीयर, ठीक, अगला पढ़ने वाले हैं आप हॉलो स्फीयर। यह आप हॉलो स्फीयर दिख रहा है, मास कैपिटल एम दे दिया, रेडियस इसकी कैपिटल आर दे दिया। यह फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। आर बड़ा है, मतलब कि आउटर में सिंपल वही था जो फार्मूला पढ़े थे हम, सरफेस पे सेम वही फार्मूला होता है, लेकिन इनर में जब कोई मास ही नहीं है ना, इनर में जब कोई मास ही नहीं है तो इनर में कोई इंटेंसिटी भी नहीं होती है। तो अंदर क्या होती है इसकी, अंदर इंटेंसिटी होती है 0 हर जगह पे, और बाहर का दोनों पीछे पड़े वही होता है। तो सेम देख लो यहाँ पे, अंदर इंटेंसिटी नहीं होती तो अंदर का यहाँ से ग्राफ हमारा कहाँ शुरू होता है, सरफेस से ग्राफ शुरू होता है। सरफेस पे हमारा कैसा होता है, मैक्सिमम होता है, उसके बाद क्या होता है, एक्सपोनेंशियली घटना शुरू हो जाता है। तो यह ग्राफ आपको ध्यान देना है। ड्यू टू असेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बढ़िया चीज़ है। देखो यहाँ पे फोर्स का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, क्या, G m1 m2/r²। उसको बराबर कर दोगे आप mg जो पता है ना क्या होती है, फोर्स ही तो होती है। तो m से एक m कट गया, तो G बराबर यहाँ से निकालोगे ना, G बराबर, ये G बराबर क्या आ जाएगा, G m e। देखो m e का मतलब है ना मास ऑफ अर्थ, r e का मतलब है ना रेडियस ऑफ अर्थ, तो यहाँ से निकल जाएगा। और G की वैल्यू हमको एक्सपेरिमेंटली पता है। अब देखो यहाँ पे जब सारी वैल्यू रखोगे ना, G इक्वल टू कैपिटल G की वैल्यू पीछे हम पढ़ के आए हैं, मास ऑफ अर्थ का पता होगा आपको, रेडियस ऑफ अर्थ पता होगा, सारा वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी। जब सारा वैल्यू रखोगे ना तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल के आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही तो हम रखते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे आती है, ऐसे यहाँ से आती है, इस फार्मूले से, ठीक है ना। अब देखो आगे, अब देखेंगे वेरिएशन ऑफ जी। एक बार जाओगे आप ड्यू टू हाइट पे जाओगे, और एक बार डेप्थ में आओगे। जब हम हाइट पे जाते हैं, ये तो होगी आपकी अर्थ की रेडियस होगी ये आर ई। अब हम जा रहे हैं ना यहाँ से एच हाइट पे जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में कैसे बताओगे, फार्मूला हमारा क्या होता है, अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं क्या, G m/r²। आर कहाँ से लेते हैं, इसके सेंटर से पूरा जहाँ तक बताना होता है। तो पहले तो था r², लेकिन r कितना है, h भी है और r ही है, तो r प्लस, आज पूरी डिस्टेंस क्या होगी, r e प्लस h। तो आज पूरे इसका स्क्वायर करोगे, इसको सॉल्व करोगे। तो अब बताओ मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, हाँ, अगर मैं यहाँ से r² कॉमन लूँ, यहाँ से मैं r² कॉमन लूँ, तो हमारी जैसे बोल रहा है ना कि मैं इसको सॉल्व करता हूँ, GH इक्वल टू कैपिटल G m/r प्लस h का होल स्क्वायर, यही था ना। और मैं यहाँ पे GH इक्वल टू करूँ G m/r r² अगर कॉमन लूँ तो अंदर बच जाएगा, हाँ सही है। अब जब यहाँ से r² कॉमन लोगे ना, तो यहाँ से जो r बचा हुआ है वो r तो कट जाएगा, और h के डिवाइड में r आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ये रिलेशन बनेगा यह। फिर अब यहाँ पे जब इस रिलेशन में ना, जब यहाँ पे पावर +2 है, जब पावर को ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ पे माइनस आता है, माइनस आएगा। जैसे यहाँ पे माइनस आएगा, उसके बाद आपको क्या करना है ना भाई, बायनोमियल थ्योरम लगानी। क्या करती है थ्योरम, कि यह जो यहाँ पे वैल्यू दिख रही है ना -2 यह आ जाती है आगे। कब, जब यह रेडियस ऑफ अर्थ जो है ना RE, यह बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू किसके, हाइट के, मतलब कि यह इसके कंपेरिजन में यह बहुत कम होती है। तो इसको मैं आगे लाता हूँ, इसकी केस होती है बायनोमियल थ्योरम की, तो आप इसको यहाँ पे लेके आओगे, तो आपका यह एक फार्मूला बनेगा ये, ठीक। इस फार्मूले से आपको यूज करके आपको क्या बताना है, जब भी आपको पूछेगा कि हम अर्थ से कहाँ पे किसी हाइट पे जा रहे हैं, तो उस समय पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालेगा। इनडायरेक्टली तो आपको फार्मूला ही ध्यान देना था, लेकिन अभी आप बोर्ड्स के लिए हो तो आपको यह निकालना भी आना चाहिए कैसे कैसे हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे बहुत ईजी था, कन्फ्यूज मत होना, मैथमेटिक्स लगी थी थोड़ी सी, ठीक है ना। यहाँ से r² कॉमन लोगे तो ये चीज़ें आराम से आ जाएगी, ठीक। तो यह फार्मूला यहाँ तक कुछ नहीं है, यहाँ तक बस देखो मैथ वही हुआ है,
मैथमेटिक्स ही लगी। अब देखो यहाँ पे क्या किया है कि यह तो हम निकाल लिए, ठीक, इस जी को यहाँ पे डिवाइड किया तो फिर हमारा यह वाला पार्ट बच गया। फिर यहाँ पे +1 है, इस +1 को मैं इधर लेके आता हूँ तो -1 बच गया। अब जब मैं इसको लिखूंगा जो यहाँ पे GH/G-1 आया है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ GH, यहाँ पे लेके जाऊँगा G/g, और यह जो वैल्यू निकली है ना इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ΔG/G। ऊपर जो है चेंज अपॉन में जी, तो इसको हम बोलते हैं। तो इतना मैं मान के चलता हूँ कि आपको इतना क्लियर ही होगा, और ऐसा तो नहीं पहली बार देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो तभी क्लियर ही होगा, लेकिन मान के चलो कि भैया ये लेक्चर उनको ज़्यादा फायदा करेगा जो लोग रिवीजन के दृष्टिकोण से देख रहे होंगे, ठीक है ना। चलो आगे देखो। अब देखोगे आप किसके लिए, ड्यू टू डेप्थ के लिए। डेप्थ के लिए देखो, अब हाइट नीचे आएंगे ना, अब अर्थ के नीचे आओगे, डी डिस्टेंस नीचे आओगे, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, सेम वही फार्मूला लगाओगे। ये फार्मूला याद आ रहा है कब का है, जब हम सॉलिड स्फीयर के अंदर आ रहे थे। पीछे फार्मूला मैं पढ़ा के आया था, सरफेस पे, बाहर और अंदर, तो अंदर वाला फार्मूला हम पढ़े थे, क्योंकि आज तो अंदर आ रहे हो ना तुम, तो अंदर वाला फार्मूला। तो अब यहाँ पे जो RQ, ठीक है रेडियस रखोगे, लेकिन जो ऊपर यहाँ पे स्मॉल r दिख रहा है, स्मॉल r क्या रखते हो, स्मॉल r क्या रखते हो, यही सेंटर से जहाँ तक जानी होती है ना, तो पूरी इसकी रेडियस कितनी होगी आपकी, ये r हो गई, ये d हो गया, तो r - d करोगे तो वही यहाँ पे रखोगे। फिर इसको आप आराम से मैथमेटिकली सॉल्व करना, तो आपका आंसर यह निकल के आएगा, और आपको सीधे इसको याद रखना है, ठीक है ना भाई। अब देखो, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, जब अर्थ को हम रोटेट करवाते हैं ना, तो वहाँ पे इस फार्मूले को आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। देखो इसको हम पोल बोलते हैं, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। तो हमसे पोल पे और इक्वेटर पे वैल्यू पूछा है, जैसे मान लो यह वैल्यू कितना हमारी लेमडा है, ठीक, लेमडा है। अगर मैं लेमडा को अगर यहाँ पे इक्वेटर के पास लेके आ जाऊँ तो लेमडा का वैल्यू कितना हो गया, मैं यहाँ पे लेके आऊँगा तो कितना वैल्यू आएगा यहाँ पे 0 डिग्री ना, 0 डिग्री, एंगल का कितना होगा 0। अब जब यहाँ पे 0 पुट करोगे ना, cos 0 की वैल्यू कितना होता है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो हमारे ये इतना वैल्यू मिलेगी, मतलब मैक्सिमम। अब मैं पोल पे जाता हूँ, ठीक है ना, मैं पोल पे जाता हूँ, तो मैं पोल पे जाऊँगा तो cos 90, यह वैल्यू कितना हो जाएगी 90, cos 90 होता है आपका 0, cos 90 0 होगा तो ये पूरी वैल्यू 0, तो जी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे कहाँ पे कम होती है कहाँ पे ज़्यादा, तो इक्वेटर पे ज़्यादा होती है, पोल पे कम होती है, यहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक। अब देखो अगले क्वेश्चन को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को बताना है। सेम यही फार्मूला होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है ये, ध्यान देना दोनों, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। तो यहाँ से इस फार्मूले को ध्यान देना कैसे आया है, मैं यहाँ पे करवा दिया हूँ, इंटीग्रेशन करना होगा, एक बार आराम से आ जाता है। अब सेम फार्मूला यही सॉलिड स्फीयर में आप लगाओगे। देख लो जब रेडियस बड़ी हो बाहर वाली, मतलब कि ये आउट में पूछ रहे हैं, -G/m/r होता है। सरफेस पे कितना होता है, -G/m/r होता है। इनसाइड कितना होता है, इनसाइड -Gm/2RQ 3r² माइनस ये वाला देखो इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला इसका ध्यान देना, थर्ड वाला ये इंपॉर्टेंट है। इसमें रिलेशन होता है वी सेंटर और वी सरफेस में एक रिलेशन होता है, और इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक। तो इसको आप देख लो, यहाँ पे तो समझाना कुछ है नहीं भाई, क्योंकि समझाना यहाँ पे क्या है। अब देखो ये क्वेश्चन हॉल स्फीयर के लिए, अंदर मतलब कि यह केस आउट की है, -Gm/r, ये सरफेस की है -Gm/R, ये अंदर की है -Gm/, मतलब कि देखो हॉलो स्फीयर में ना, यहाँ पे और अंदर हर जगह पोटेंशियल से होते हैं। पता क्या कन्फ्यूजन होता है, पीछे आप क्या पढ़ के आओ पीछे कि इंटेंसिटी अंदर नहीं हो रही थी हॉलो में, लेकिन जो पोटेंशियल होता है ना हॉलो के अंदर जितना होता है हर जगह बराबर होता है जितना कि सरफेस के ऊपर होता है। तो यह वाला और यह वाला देखो यहाँ पे सेम होता है। अब पढ़ोगे आप स्केप वेलोसिटी के बारे में, क्या होती है स्केप वेलोसिटी, पता ही होगा आप, जब किसी चीज़ को हम कुछ ऐसी वेलोसिटीज फेंक दें जो कि हमारे उससे निकल जाए ना, तो उसको हम बोलते हैं स्केप वेलोसिटी। तो देखो इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का तरीका आपका होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, टोटल एनर्जी यहाँ का निकालो ए पॉइंट पे, एक बार टोटल एनर्जी बी पॉइंट का निकाल लो। बी पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी होगी आपकी 0, ए पे कितनी होगी 2 एनर्जी, एक होगी काइनेटिक एक होगी पोटेंशियल, तो काइनेटिक और पोटेंशियल मैंने यहाँ पे लिखा, सोल्व करोगे तो आपकी आ जाएगी यह फार्मूला, इंडायरेक्टली याद करना है, V = √G M अपन में R। अब बात करोगे आप ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे निकालोगे, इजी है, देखो यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी इजी है आपकी, निकल जाएगी आराम से इस स्लाइड पे कि अगले स्लाइड पे। से छूट गया, एक मिनट, नोट्स मेरा मेरे बगल में ही है तो टेंशन मत लेना उसका। ऑर्बिटल वेलोसिटी आपकी है G/m/r, ये मतलब यहाँ से 2 हट जाता है, ध्यान देना इसमें 2 होता है और यहाँ पे 2 नहीं होता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी ये रहा मेरा नोट्स, देख लेना।
तो हो गया आपका ये अभी। नेक्स्ट बच रहा है केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ में क्या है? फर्स्ट लॉ देखो इसका, इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ ऑर्बिट। अरे नहीं, ये बाइंडिंग एनर्जी बच रही है ना, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी के लिए पहले पढ़ो एक बार, पोटेंशियल एनर्जी ये पढ़े हम। टोटल एनर्जी जो होती है वो आधी होती है किसके? पोटेंशियल एनर्जी की, और बराबर होती है किसकी? काइनेटिक एनर्जी की। ये रिलेशन ध्यान देना। केपलर्स फर्स्ट लॉ को देखो, लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं इसको। इन्होंने बोला था कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैविंग सन एट वन ऑफ इट्स एक्सिस। ठीक है ना? सन एक अलग से मतलब एक एक्सिस पे होता है, उसी के अराउंड सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। तो यहाँ से ये रिलेशन आपको ध्यान देना। और ये जो रिलेशन होता है ना, इसको एलिप्टिकल रिलेशन बोलते हैं। ठीक है ना? एलिप्टिकल रिलेशन, इसको ध्यान देना। आगे देखो, जो केपलर्स का सेकेंड लॉ था, सेकेंड लॉ में इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला सेकेंड लॉ में कि लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन, प्लैनेट और सन को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है वो उसकी एरिया हर जगह टाइम इंटरवल के साथ सेम होती है। मतलब कि यहाँ पे प्रूफ हुआ था कि एंगुलर मोमेंटम, एल को क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कांस्टेंट होता है। तो सेकेंड जो केपलर्स लॉ था वहाँ का मेन निकल के आया था कि एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कांस्टेंट होता है। केपलर्स थर्ड लॉ को बात करते हैं, केपलर्स थर्ड लॉ को। तो इन्होंने क्या बोला था कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये भी हो गया। ये फार्मूला आपको दोनों ध्यान देने। तो इस प्रकार हमने इसको ख़त्म कर दिया है भाई। और मैं यह वीडियो को रिवीजन के दृष्टिकोण से बनाया था, तो आप इसका ध्यान देना।